ओसीडी के लिए अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजें भी अगर उनके साथ करें तो शायद वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। हर 10 में से 1 को होता जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि 100 में 10% लोग आजकल इसका सफरर हैं। और खास करके जब कोविड आया तो कोविड के बाद इनकी संख्या बहुत ही बढ़ गई। सोशल मीडिया पे भी 5 से 6 घंटे से ज्यादा समय बिताना भी एक ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बार बार हाथ धोना एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका। बार बार किसी विचार का आना, उस विचार को फिर उसी तरीके से ऑब्सेशन के साथ कंपल्सन करना ही है, नहीं करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उम्र इसमें बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ज्यादातर जिनको साफ सफाई की आदत है, जिनको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, जिनको लगता है कि नहीं ये काम मैं पूरा नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, इस परिस्थिति में आने का कारण भी परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार ने उनको शुरू से साथ नहीं दिया, उनके ऊपर देखभाल नहीं की, और देखभाल भी की तो उनको उतना गंभीरता से नहीं लिया। 1 लाइक्स नहीं आते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, और जिनको 10 लाइक्स आ गए, 11वां क्यों नहीं आया, ये ऑब्सेशन हो जाता है। और जब तक वो उस मोबाइल को देख ना ले कि आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, चाहे ओसीडी के मरीज हो या फिर एंजाइटी या जो भी मनोरोग के मरीज हो, उनसे अच्छे से डील नहीं करते हैं लोग, तो ये कितना प्रभाव करता है सामने वाले। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इसी सिलसिले में आज हम एक बार फिर बात करने वाले हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता कुमारी से, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मनोरोग क्या है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है ओसीडी। ओसीडी पर हम बात करेंगे ये क्या होता है, क्यों होता है, मरीजों में किस तरीके के लक्षण मिलते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। बहुत बार हम लोग बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात कर चुके हैं मैम, एंजाइटी पर, सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या है। आपसे जब हमने प्रीवियस में बात किया था तो इसी टॉपिक पर बात किया था। आज हम बात करेंगे कि ओसीडी क्या है मैम, इसके लक्षण क्या हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि आज हमारे समाज में ओसीडी की संख्या बहुत ही बढ़ती जा रही है, और आपने ओसीडी के ऊपर अपना पॉडकास्ट रखा है, ये इससे अच्छी और कुछ बात नहीं हो सकती, क्योंकि लोग आज भी अवेयर नहीं है इसके बारे में। छोटी छोटी चीजों की घटनाएं घटती जाती है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और सोचने की वजह से उनमें ऑब्सेशंस आने लगते हैं। अब थॉट में तो उनको ऑब्सेशंस होता है, बट वो कंपल्सन में भी चेंज हो जाता है। कंपल्सन में आप कई बार देखोगे कोई ऐसी विचार है या ऐसे थॉट्स हैं जिनकी वजह से वो बहुत परेशान रह रही है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए उनको बार बार हाथ धोने की आवश्यकता पड़ती है, दरवाजा बंद है कि नहीं उसको चेक करने की आवश्यकता होती है, कोई ऐसे मंत्र हैं जिनको वो बार बार बोलना करें। तो ज्यादातर आजकल जो देखा जा रहा है कि ये समस्याएं आजकल हर 10 में से 1 को होता जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि 100 में 10% लोग आजकल इसका सफरर हैं। और खास करके जब कोविड आया तो कोविड के बाद इनकी संख्या बहुत ही बढ़ गई। हमारा डेटा भी कहता है कि आज के दिन में भारत में ओसीडी के पेशेंट 29% एबव हो गए हैं। तो आज हमारा जो समाज है ओसीडी से अगर ग्रस्त हो जाएगा तो फिर एक स्वच्छ समाज हम लोग नहीं बना पाएंगे। इसलिए स्वच्छ समाज के लिए इनके लक्षणों को जानना भी बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि कई बार मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि मैम हमें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब उनके पेरेंट्स बताते हैं या उनके साथ जो भी आते हैं वो बताते हैं, तो वो बताते हैं हमको कि मैम नहीं, ये बार बार बाथरूम जाती हैं, ये बार बार हर चीजों को चेक करने लग जाती हैं, इनको लगता है कि ये काम नहीं करेंगे तो हम आगे का कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये बार बार हाथ धोना एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका। बार बार किसी विचार का आना, उस विचार को फिर उसी तरीके से ऑब्सेशन के साथ कंपल्सन करना ही है, नहीं करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे आए थे कि वो 100 तक गिनती नहीं करेंगे ना तो उनका कोई काम आगे शुरू होगा ही नहीं, या कोई ऐसा मंत्र नहीं वो पढ़ेंगे ना तब तक वो मतलब मन ही मन पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट में बुदबुदाने की बहुत आदत लग जाती है, अपने आप से बात करने की बहुत आदत लग जाती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ की भी आदत नहीं है, लेकिन आजकल बहुत ही बर्निंग एरियाज हो गया वो हमारा सोशल मीडिया पे भी 5 से 6 घंटे
से ज्यादा समय बिताना भी एक ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि एक लाइक्स नहीं आते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, और जिनको 10 लाइक्स आ गए, 11वां क्यों नहीं आया, ये ऑब्सेशन हो जाता है। और जब तक वो उस मोबाइल को देख ना लें कि आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं और उसमें दुखी हो जाते हैं और उसी दुनिया में रहने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं, और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ कई बार हमने देखा है कि वैसे जो भी मरीज हैं या पेशेंट हैं, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जाना पड़ जाता है, और वो चले जाते हैं। तब तक उनको नहीं पता चलता है जब तक वो अपने जीवन को असामान्य न कर लें। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओसीडी पे मैम, तो कितना समय लगता है अगर मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए, उनका ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो जाए, तो कितना टाइम लगता है मरीजों को ठीक होने में, और क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि ओसीडी के मरीज जो हैं, जब एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई रूटीन नहीं रहता है, हर चीजों को बार बार कंपल्सन करना उनका अनिवार्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो उनके घर के गार्जियन या घर के जो सदस्य हैं उनको पहुंचाते हैं। लेकिन जनरली वो अपने आप से नहीं आते, उनको ये लगता ही नहीं है कि ये हमारा कोई रोग है या हमें कुछ हुआ है, बस ऐसे ही मुझे गंदा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे पेशेंट का कोई उम्र नहीं होता ये चीज शुरुआत करने की। शुरू करने की उम्र होती है कि वो उस थॉट से जब गुजरने लग जाता है, और उसके लिए वो बहुत ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत बार उसी चीज को सोचने लग जाता है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके मतलब आ जाता है। लेकिन जहां तक आपने अभी पूछा कि ये डॉक्टर तक कब पहुंचते हैं, डॉक्टर तब पहुंचते हैं कि उसके बावजूद भी उनको अपने आप पे ये विश्वास नहीं होता है कि मैं मनोरोगी हूँ, मुझ में ये परेशानी आ चुकी है और मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, फिर नहीं आते हैं, और जब वो नहीं आते हैं तो उसमें कोलैप्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अगर स्टार्टिंग के दिन में अगर वो आ जाए तो ये बहुत दूर तक नहीं जाएगी, वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। बट आप एकदम से एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज में आएंगे तो थोड़ा चांस ज्यादा होता है कि नहीं ठीक हो। लेकिन अगर उसमें भी खुद का सहयोग, परिवार का सहयोग, और जब अंदर से एक फीलिंग्स आए कि नहीं मैं इसके वजह से अपने आप को सफर कर रही हूँ, मुझे इससे निकलना है, तब वैसे पेशेंट को ठीक होने में ज्यादा देर नहीं लगती। हम लोग बात कर रहे थे मैम ओसीडी पर। ओसीडी के मरीजों को क्या लगता है कि उनके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, या जो शुरुआती लक्षण हो गए उसमें अगर मरीज आए तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो गंभीर लक्षण या बहुत लेट से जो आप लोगों तक पहुंचते हैं, तो क्या पेरेंट्स के द्वारा या परिवार के द्वारा फुली सपोर्ट मिलता है, आपको ऐसा लगता है? सही कहा आपने, सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर क्रॉनिक या एक्यूट लेवल में भी आते हैं तो वहाँ पे स्थिति थोड़ी गंभीर होने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके होते हैं पहले से ही, और वैसे पेशेंट से या वैसे क्लाइंट से देखा जाता है कि ऑलवेज वो लोग कटअप करते हैं, खास करके फैमिली। और इस परिस्थिति में आने का कारण भी परिवार ही होता है, क्योंकि परिवार ने उनको शुरू से साथ नहीं दिया, उनके ऊपर देखभाल नहीं की, और देखभाल भी की तो उनको उतना गंभीरता से नहीं लिया, तो जिसकी वजह से पेशेंट भी उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, रिएक्ट करते हैं, और उनके इरिटेशन की वजह से पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं। एक सवाल ये भी मैम कि ओसीडी के मरीज या फिर जो भी मनोरोग के मरीज हैं जिनको मानसिक दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो क्या ओसीडी उनमें ज्यादा उभर कर आता है? अगर एंजाइटी हो या फिर सोशल एंजाइटी एक होता है, उस तरीके की कोई दिक्कतें हो, तो क्या ओसीडी में ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। एंजाइटी के जो जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे ओसीडी में भी होते हैं। बस ओसीडी में क्या है, कंटामिनेशन का, अगर कुछ भी टच कर लिया और अगर उनको पुरानी एंजाइटी है तो शायद वो कन्वर्ट कर जाएगा ओसीडी में। अब कंटामिनेशन में जैसे अब कोई भी चीज है, कुछ छू दिया तो मेरे हाथ गंदे हो गए, ये थॉट क्रिएट होता है, और उसके बाद कंपल्सन में क्या, उनको हाथ धोना ही धोना है। अगर उन्होंने ताला लगाया, उनको लग रहा है कि मैंने ताला नहीं लगाया, लगता है खुला ही है, तो वो फिर ये थॉट्स है, और फिर उनका कंपल्सन क्या होता है कि वो चेक करने चले जाते हैं कि ताला सही से मैंने लगाया है कि नहीं। कई बार हम लोगों ने देखा, एक केस ऐसा भी आया था जिसमें वो
डोरमेट पे अपने पैर को घसते थे कि मेरे पैर में बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। जी। तो वो बार बार उसको पैर को रब करते थे और फिर घर के अंदर जाते थे। कई बार ऐसा देखा है कि कोई मंत्र है उनको बार बार बोल रहे हैं, वो 1 2 3 10 टाइम्स गिनेंगे तब फिर उनकी कोई चीज को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चीज हैं जिन पे वो कॉन्सेंट्रेट कर जाते हैं और वो ऑब्सेशन का रूप ले लेता है। एक सवाल मैम ये भी कि ओसीडी के मरीजों को परिवार किस तरीके से ट्रीट करे कि वो अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं या लोग होते हैं, समाज में भी लोग होते हैं जो उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते, चाहे ओसीडी के मरीज हो या फिर एंजाइटी या जो भी मनोरोग के मरीज हो, उनसे अच्छे से डील नहीं करते हैं लोग। तो ये कितना प्रभाव करता है सामने वाले को? बिल्कुल प्रभावित करता है। और हमारे यहाँ एक टैबूज भी है कि अब ये मनोरोग हो गया है, या मनोरोग तो नहीं बोलते हैं, एक वर्ड का यूज करते जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो उस वर्ड को यूज करने के वजह से उनके अंदर में ये फीलिंग्स है कि मैं वाकई वही हो गया हूँ और मैं उसकी वजह से अब हम ठीक कभी नहीं हो सकते हैं। तो इग्नोरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वैसे पेशेंट के लिए, वैसे और परिवार की जहां तक बात है, अगर इनिशियल स्टेज में अगर होता है तो बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वही बुजुर्ग में अगर हो जाता है तो उनके दिमाग में आया तो और ये तो अपनी उम्र को जी चुके हैं, इनको क्या देखना, इनको क्या डॉक्टर दिखाना। तो क्योंकि बुजुर्ग जब होते हैं तो उनमें तो खुद भी अकेलापन आने लग जाता है, उनके अपने काम खत्म हो चुके होते हैं, घर के कामों से अपने आप को हटा चुके होते हैं और किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो चीजें उनको पहले ही से घर किया हुआ होता है, उनको परेशानी में डाला होता है, और अगर उनके परिवार में उनको अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको एंजाइटी के साथ साथ ओसीडी हो सकता है। अभी हम लोग उम्र को लेकर बात कर रहे थे मैम, तो एक सवाल ये भी कि किस उम्र के लोगों को ओसीडी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या किस तरीके के मरीज आपके पास आते हैं, किस उम्र के मरीज ज्यादा आते हैं, और क्या महिला पुरुष में भी इसका भेद है कि महिलाओं को ज्यादा होता है या फिर पुरुषों को? पुरुष और महिला में ज्यादातर तो देखा जाता है जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उसमें महिलाएं ज्यादा है, पुरुष की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन पुरुषों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जैसे अभी टीनेजर के पुरुष मेरे पास बहुत आए, कोविड के बाद भी बहुत आए कि उनको हैबिट लगी हुई थी। तो उनकी एक स्टोरी अलग थी कि उनके घर में किसी का डेथ हुआ था और वो उससे बहुत लगाव था उनका, तो उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे। तो उनको लगता था कि मैं उसका जिम्मेदार हूँ, उनका डेथ हो गया। जस्ट उसके बाद उनका एक पेट एनिमल का भी डेथ हो गया, तो उनको ये तरह की जो शॉकिंग होती चली गई जिसकी वजह से उनकी ओसीडी बढ़ती गई। तो उम्र इसमें बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ज्यादातर जिनको साफ सफाई की आदत है, जिनको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, जिनको लगता है कि नहीं ये काम मैं पूरा नहीं करूंगी तो ये हो जाएगा, मतलब अपने अल्टरनेटिव थॉट्स को क्रिएट कर लेना, वैसे लोगों में उम्र को नहीं देखा जाता है, उसमें हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो ओल्ड एज में जा चुके हैं उनमें अकेलापन हो गया है, उनमें घबराहट बहुत हो जाती है, कोई न कोई लाइफ स्टाइल डिजीज से वो सफर करते हैं, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है, वो किसी को अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो उस परिस्थिति में जब वो बहुत बार सोचते हैं तो चांसेस है कि उनको उस तरह की चीजों में आ जाते हैं, ये ओसीडी हो जाता है। अब आखिरी सवाल पूछेंगे मैम कि ओसीडी से किस तरीके से बचें, या फिर ओसीडी के मरीज को किस तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए फैमिली में और समाज में? बिल्कुल, ओसीडी के लिए अगर इनिशियल स्टेज में है तो इनिशियल स्टेज के लिए हम लोग छोटी छोटी चीजें भी अगर उनके साथ करें तो शायद वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। अगर परिवार में दिख रहा है कि वो बार बार बाथरूम जा रहे हैं या बार बार कुछ ऐसे काम जो वो बहुत बार कर रहे हैं, तो उनको एक बार जरूर टोकना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो। अगर वो उस पर भी उनको लगता है कि नहीं टोकने से नहीं पूरा हो रहा है या नहीं वो हटा पा रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए कि आप इस तरह की चीजें जो कर रहे हो कब से कर रहे हो, क्या आपको फीलिंग्स आता है उसके बाद आप ये स्टार्ट करते हो। तो जैसे ही वो इस तरह की बातों में है तो उनको लगेगा कि नहीं हमको कोई सपोर्ट करने वाला है, हमारी बात सुनने वाला है, और जैसे ही सुनता है आपके अनकॉन्शियस माइंड से जो भी थॉट्स होते हैं वो डिटॉक्स हो जाता है। और डिटॉक्स होने के बाद हो सकता है एक दिन में ना हो, 3-4 दिन में परिवार के लोगों से बात करें या उनके जो भी प्रिय मित्र हैं उनसे बात करें, तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी वहां से उस टाइम में बचा जा सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी कंटामिनेशन का प्रॉब्लम्स आ गया है और वो उस चीज को कंपल्सन है करना, तब थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। वहां पे
पेरेंट्स या उस घर में कोई भी एक पर्सन का उनका रख रखाव रखना या देखभाल करना कि वो किस टाइम में क्या कर रहे हैं जी। और वहाँ पे हम लोग CBT करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि उनके कॉग्निशन में इस समय क्या चल रहा है, उनका कुछ तो ऐसा पैशन होगा, कुछ तो हॉबीज होगी, कुछ तो ऐसी चीजें होगी, उनके ऊपर उनको फोकस कराना। या फिर जब वो कर रहे हैं तो हम लोग इसको एक और टर्मोलॉजी में बोलते हैं स्टॉप थेरेपी। तो जैसे आप अचानक से स्टॉप बोलेंगे या कुछ एक्शन करेंगे तो उनको डर लगेगा कि नहीं, अब मेरे बच्चे देख रहे हैं या जो हमको देख रहे करे वो देख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और लगातार स्टॉप थेरेपी का यूज करने से वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और उनके जो थॉट्स हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में उनके दबे हुए हैं, उनको भी बाहर बातचीत करके या काउंसलर से मिल करके, साइकोलॉजिस्ट से मिल करके उनकी अगर ट्रीटमेंट कराई जाए तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। और OCD कोई भी नहीं कह सके क्रिएबल नहीं है, वो ट्रीटेबल है, क्रिएबल है। आराम से उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं, बस उनको सपोर्ट की जरूरत है। और उनके जो डेली रूटीन है उन पे भी बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि डेली रूटीन में अगर हम एवरीडे नाइट में बहुत लेट सो रहे हैं, सुबह सही से नहीं उठ रहे हैं, अगर उठ रहे हैं तो उस समय हम अपनी बॉडी और ब्रेन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइक मेडिटेशन, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जैसे ही असामान्य की तरफ जाती है वैसे ही कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना लाजमी है या फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होना जरूरी है। तो हम इन सब चीजों को अगर समय रहते सही से कर लें तो OCD कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। मैं दर्शकों से कहना भी चाहती हूँ कि दर्शक आप ऐसा ना सोचिए कि OCD बहुत बड़ी बीमारी है। OCD हमारे मन का वहम है और मन की बातें अगर अपनों से कह देते हैं तो हमें लगता है OCD बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे OCD पर। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए डॉक्टर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।